प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र के एक मॉडल पॉलिटिकल सिस्टम अवधारणा का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति के बाद में मानव व्यवहार को केंद्र मानते हुए समस्त आधुनिक राजनीति विज्ञानियों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग प्रतिमानों के माध्यम से राजनीतिक समाज राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण करने का प्रयास किया। इसमें सबसे प्रमुख माना जाता है डेविड ईस्टन दिया गया पॉलिटिकल सिस्टम की अवधारणा और इनपुट आउटपुट मॉडल। राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए जो इनपुट आउटपुट मॉडल दिया गया वो राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए डेविड ईस्टन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। राजनीतिक व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए 3 प्रमुख लक्षण बताए। राजनीतिक व्यवस्था कॉम्प्रिहेंसिवनेस को शो करती है, उसके सारे भाग इंटरडिपेंडेंस से जुड़े हुए होते हैं और उसकी निश्चित बाउंड्रीज होती हैं। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था सर्वव्यापकता का प्रतीक है। ऐसा कोई भी क्षेत्र, हिस्सा, भाग नहीं है जहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था का प्रभाव नहीं हो या उसके अंतर्गत वो नहीं आती हो। उसका प्रत्येक भाग, उसका प्रत्येक चरण, प्रत्येक अंग, प्रत्येक प्रक्रिया आपस में अंतर्निर्भर है। और राजनीतिक व्यवस्था चूँकि समाप्त नहीं होती है, इसलिए अधिक मांगों के कारण या अधिक दबाव के कारण उसकी कुछ सीमाएं होती हैं जिनसे परे जाके कई बार वो कार्य नहीं कर पाती है या उसके कार्य करने की गति धीमी हो जाती है। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था कभी भी समाप्त नहीं होती है। जो टर्मिनोलॉजी है पॉलिटिकल सिस्टम, इसको सबसे पहले डेविड ईस्टन ने ही अपने पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम में 1953 में प्रयोग किया था। राजनीतिक व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने अपनी अन्य पुस्तकें भी लिखी जिसमें फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस और अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ भी महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए उन्होंने जो मॉडल दिया उसे आगत निर्गत उपागम या इनपुट आउटपुट मॉडल बोला जाता है। इसके 5 लक्षण है जिससे समझ आता है कि इनपुट आउटपुट मॉडल मूल रूप से राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार अभिव्यक्त करता है। नंबर 1, पॉलिटिकल सिस्टम एज ए पार्ट ऑफ सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम एक बड़ा सिस्टम है जिसके एक भाग के रूप में हम पॉलिटिकल सिस्टम का अध्ययन करते हैं। अर्थात सोशल सिस्टम का प्रभाव भी राजनीतिक व्यवस्था पर, पॉलिटिकल सिस्टम पर पड़ता है। दूसरा, डायनामिज्म इन पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक व्यवस्था गत्यात्मक है, गतिशील है और इस गत्यात्मकता और गतिशीलता के कारण ही राजनीतिक व्यवस्था कभी भी रुकती नहीं है, समाप्त नहीं होती है, निरंतर कार्य करती रहती है। उसमें प्रक्रियागत या नीतिगत कार्य लगातार चलते रहते हैं। नंबर 3, पॉलिटिकल सिस्टम इज़ ओपन सिस्टम, इज़ अ ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब उसके ऊपर बाहरी प्रभाव और आंतरिक समाज के, आंतरिक व्यवस्था के प्रभाव भी निरंतर पड़ते रहते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से हमें क्लोज सिस्टम के रूप में पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं समझ सकते हैं। तो जो प्रभाव उसके ऊपर पड़ते हैं उस एनवायरनमेंट के प्रभाव होते हैं जिसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्था काम करती है। ये क्या होते हैं? इंटरनल इन्फ्लुएंसेस और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। एनवायरनमेंट के 2 पार्ट्स, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या है? जो राजनीतिक व्यवस्था के अंदर की सामाजिक, राजनीतिक, विधिक, संवैधानिक, धार्मिक, नैतिक अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं, समूह होते हैं, उनका प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। और एक्सटर्नल होता है उस राजनीतिक व्यवस्था से बाहर की। मान लीजिए आप भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं या किसी और राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो उससे बाहर के फॉरेन पॉलिसीज़ की, फॉरेन रिलेशंस के, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, ट्रीटीज़ का, अलाइंसेस का, मार्केट का, बैंकिंग का, इन सब का प्रभाव एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के रूप में बाहर के एनवायरनमेंट से राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर आता है। इसे स्पष्ट करते हुए एक मॉडल बताया डेविड ईस्टन ने। इसके 5 भाग हैं, इनपुट, आउटपुट, दोनों ऊपर नीचे चारों तरफ क्या है? एनवायरनमेंट। बीच में क्या है? पॉलिटिकल सिस्टम है जो काम कर रहा है। और इन दोनों को, आउटपुट और इनपुट को जोड़ने वाली कड़ी क्या है? निर्गत है। तो क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5। तो हम सबसे पहले कहाँ चलेंगे? एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट वही इंट्रा सोसाइटल और एक्स्ट्रा सोसाइटल। इंट्रा सोसाइटल का मतलब सोसाइटी के अंदर से प्रभाव डालने वाले कारक, और एक्स्ट्रा सोसाइटल का मतलब व्यवस्था के बाहर से प्रभाव डालने वाले कारक। इनपुट्स, ये इनपुट्स हैं। इसके 2 भाग माने जाते हैं, डिमांड्स और सपोर्ट। व्यवस्था के सामने बहुत सारी मांगें आती हैं, लेकिन वही मांगें व्यवस्था के यहाँ तक पहुँच पाती हैं जिनको
समर्थन प्राप्त होता है। जिनको समर्थन नहीं प्राप्त होता वो यहाँ कन्वर्ट होकर यहाँ तक नहीं आ पाती हैं। तो ऐसी मांगें जिनको समर्थन प्राप्त होता है, सपोर्ट प्राप्त होता है, वो यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम के सामने आती हैं, जिनके कन्वर्जन प्रोसेस में पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है। लेकिन जब यहाँ पर बहुत सारी मांगें आती हैं, एक साथ मांगें आती हैं, तो एक स्ट्रेस बिल्ट होता है पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। उस स्ट्रेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो वॉल्यूम स्ट्रेस, संख्या में बहुत अधिक मांगों का होना, बहुत ज़्यादा डिमांड्स का होना, और दूसरा है कंटेंट स्ट्रेस, जिसमें मांगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो इतनी मूलभूत नीतिगत मांग होती है जो सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस बिल्ड कर सकती है। अब जो मांगे जो यहाँ से निकलकर, इनपुट से निकलकर यहाँ आ गई, पॉलिटिकल सिस्टम के सामने आ गई, तो पॉलिटिकल सिस्टम इनके ऊपर काम करता है। और काम करने के बाद में कैसे काम करता है सारी मांगों के बीच में, वो 4 तरीके से काम करता है। नंबर 1, उन मांगों को या तो एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। नंबर 2, डिमांड्स कन्वर्ट्स इन जनरल, सारी मांगों को मिलाकर किसी एक जनरल डिमांड में, एक जनरल मांग में, सामान्य मांग में परिवर्तित कर सकता है। नंबर 3, डिमांड्स कन्वर्ट्स इन जनरल इंटरेस्ट, जो मांगे होती हैं उनको एक महत्वपूर्ण मुद्दे या महत्वपूर्ण या सामान्य हित के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। और 4th है मिनिमाइजिंग प्रोसेस या न्यूनीकरण की प्रक्रिया, जिसमें वो जैसे 100 मांगे हैं तो उसको करके 50 लाए, और 50 पे भी 30 पे ले आए, 30 से, तो ऐसे एक जैसी प्रवृत्ति वाली, एक जैसी स्वरूप वाली मांगों को एक साथ लाके उनका न्यूनीकरण करना या उनको मिनिमाइज करने का प्रोसेस भी यहाँ पर अपनाया जाता है। जब यहाँ से कन्वर्जन ऑफ डिमांड्स हो जाता है, डिमांड्स इस प्रक्रिया से निकल जाती हैं, तो कुछ डिमांड्स पर जहाँ पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है वो आउटपुट के रूप में बाहर आती हैं। तो ये आउटपुट क्या होते हैं? वो नीति, वो निर्णय, वो निर्देश जो यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम से निकलकर बाहर आते हैं। तो ये जो बाहर आते हैं ये क्या करते हैं? वापस अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, मूल्यों का सत्तात्मक वितरण करते हैं, मूल्यों को समाज में बांटते हैं। ये 2 तरीके के होते हैं, अथॉरिटेटिव आउटपुट और एसोसिएटेड आउटपुट। जो आधिकारिक अथॉरिटेटिव आउटपुट होते हैं वो एक प्रकार से बाध्यकारी होते हैं, जिन्हें मानना आवश्यक होता है, और दूसरे प्रकार के होते हैं एसोसिएटेड, जो इनसे संबंध होते हैं, जिनका प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। अब जब आउटपुट के रूप में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये सारी की सारी वापस इनपुट में कन्वर्ट होने के लिए किसके माध्यम से वापस एनवायरनमेंट में जाती हैं? निर्गत के माध्यम से जाती हैं। और ये निर्गत होता ही है, और किसके माध्यम से जाती